पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का हम इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 449 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की हड़ताल। वकला आज अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ट्वीट, कहा कौम को पाकिस्तानी टीम पर फख्र है। वाहिद टीम है जो अब तक नाकाबिल शिकस्त है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं, शो के दूसरे हिस्से में भी आ चुके हैं। आप कुछ कह रहे थे मुझे? बाद में कहूँगा। अभी हमने निकले तेरी तलाश में देखना है लाहौर से यारकन, और बात हो रही है इसी के ऊपर। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे साथ हैं। वीक का आगाज भी है, सो देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूँ वकार अहमद। अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़े खूबसूरत शेर है ना कि इस ज़माने में तो हर फन का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर है तेरे, मेरी जुबां पत्थर है, रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार। और मालूम नहीं ये मिस्टेक पढ़ते हुए और फिर लाहौर से यारकन तारड़ साहब की जो किताब है वो पढ़ते हुए मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अहमद नदीम कासमी तारड़ साहब से मुखातिब हैं, और वहाँ पे तकला मकान के जो रेत है और सराय गोभी, उस रेत से जो खूबसूरत बुत बनाए हैं तारड़ साहब ने अपनी किताब लाहौर से यारकन में, शायद उन्हीं को कह रहे हों। बहरहाल लाहौर से यारकन पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता जो किस्त थी लाहौर से यारकन पर, उसमें तारड़ साहब ने बताया था कैसे वो रुमची पहुँचे, कैसे उनको वो छोटा सा एक न्यूयॉर्क नज़र आया। ओयर गोर और हान, इनके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू हुई थी। और तारड़ साहब का जो सफ़र है एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुआ था उरुमची में जाने के बाद, और उसके बाद हमारी जो गुफ्तगू है मज़ीद उसका सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तारड़ साहब, आप ये बताइए कि जो हान और ओयर गोर के बारे में आपने गुज़श्ता किस्त में काफ़ी डिटेल में बताया है, तो इनके अंदर जो नस्ली सकाफ़ती तफावत मौजूद है, और हान जो है उनके बारे में आपने लिखा है कि ओयर गोर की जो खुराक है उसके वो रसिया हैं। अच्छा, अब मेरा बेसिकली सवाल ये है कि जो हमारी खुराक है यहाँ पे, क्या हमारी खुराक के साथ यानी मुमासलत है ओयर गोर खुराक की? क्योंकि वस्ती एशिया के जो असरात हैं वो तो हम पे हैं और बहुत वाज़े नज़र आते हैं। तो एक तो उस खुराक के बारे में बताइए कि वो बाकी चीन से इस कदर डिफरेंट क्यों है, मुख्तलिफ क्यों है, और हान जो है वो उसको क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं? वो बुनियादी तौर पे खुराक क्या है जो ओयर गोर इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, एक मैं अर्ज़ कर दूँ वकार जी कि मेरे लिए आज तक मैंने जितने भी मुल्क ट्रैवल किए हैं, जहाँ जहाँ भी गया हूँ, किसी हद तक अलास्का के बारे में मैं कह सकता हूँ, लेकिन सिंकियांग जैसा अमेजिंग इलाका मैंने पहले कभी नहीं देखा। और उसकी एक बेसिक वजह यह है कि हम बहुत इग्नोरेंट हैं, और हमारे यहाँ एक टनल विजन है मुसलमानी का, और उस टनल में हमें ईरान थोड़ा बहुत नज़र आता है, इराक, सीरिया, तुर्की नज़र आता है, सऊदी अरबिया बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसके बाद ख़त्म। हमने कभी गौर नहीं किया कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है इंडोनेशिया, उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, उनके साथ कोई रवाबित ऐसे नहीं है, और भी जो मलेशिया वगैरह है। इसी तरह हमें कतई तौर पे इल्म नहीं है कि यहाँ हिंद मुस्लिम तहजीब के सोते जहाँ से फूटे हैं वो सेंट्रल एशिया है जी, और सारा कुछ उधर से आया है, बुखारा से, समरकंद से, खुराक आई है, शायरी आई है। मतलब कि आप देखें ना कि सारी उर्दू शायरी मुस्तारशुदा ही है ना ईरानियों से, गज़ल वगैरह, बाकी भी सारा कुछ। तो वो मुझे नहीं पता था, मेरा भी वही टनल विजन था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वाकिफ़ हुआ हूँ, तो फिर मुझे भी अपने आप के ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई कि आखिर हमें पाकिस्तान में क्यों इन इलाकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो खुराक की आपने बात की, तो खुराक का ओरिजिन जो है, पुलाव जो है, वो सेंट्रल एशिया और ख़ास तौर पे यानी सिंकियांग जो है, जिसको चीनी तुर्कस्तान भी कहा जाता था किसी ज़माने में, तो वो टिपिकल किस्म का उनका होता है पुलाव। बड़ा हैवी होता है और रिच होता है और बहुत ही शौक से खाते हैं, तिक्के कबाब, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है।
वहाँ पे उर्मची में एक खुराक की मार्केट होती है, रात को लगती है, और वहाँ जो कुछ मैंने वैरायटी देखी सूप्स की और मुख्तलिफ गोश्तों की, और जिस तरह भुने जा रहे हैं, जिस तरह दम पुख्त किए जा रहे हैं, और मैं हैरत था कि भाई ये खुराक इतनी खाते हैं और इसके बावजूद इतने फिट है। यानी ये आपके ज़हन में सवाल आएगा ना। सही बात। और वो इसलिए कि भाई देखे ना, हमारा जो पागामा है वो खद्दे खाता है और सजीवाए खाता है और उसके बाद थड़े पे बैठ के गप्पे लगाता है। गुजरांवाला का साहब जो है वो भी सारा कुछ ये सजीवाए खाता है, बाकी कीता है, एक्सरसाइज नहीं है। वो लोग मेहनत बहुत करते हैं, इगोर बहुत मेहनती है, मैंने उनको देखा, मतलब खेतों में भी काम करते हुए, बाकी भी। चुनांचे अच्छी खुराक खाते हैं, और खुराक का तो कोई जवाब ही नहीं। मतलब नान वहाँ से आया, अच्छा। और दुकानें लगी हुई हैं ख़ास तौर पे काशगर वगैरह में, और वहाँ पे खातों में पीछे तनूर है, और तनूर से ताज़ा को मेरा ख्याल 15-20 किस्म के नान जो है मुख्तलिफ, वो आपके अवेलेबल है। और इतने अच्छे उनका, पता नहीं आटा अच्छा होता है क्या होता है, कि मुझे अब तक याद है कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, तो ट्रैफिक पे रुकी गाड़ी हमारी, तो साथ ही कोई तनूर था, उसमें से ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आई कि जो दिमाग घूम गया। तो मैंने ड्राइवर से कहा वो जाके 2 नान ले आए, वो हमने सूखे खा लिए। वो इतनी मज़ेदार खुराक है हमारी खुराक। ज़ाहिर है कि मैं अपनी खुराक का भी रसिया हूँ, लेकिन हम ज़्यादा चटखारेदार जो है ना, वहाँ पे फिर आपको मिर्च नहीं मिलेगी, आपको कोई और मसाले नहीं मिलेंगे, प्योर मिलेगा। और शौकीन इतने हैं कि मतलब उर्मची में हम गए एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ बड़ी बनी ठनी खातून वो खड़ी हुई हैं साफ़ सुथरी, और 2 देज के पड़े हुए। हम अंदर दाखिल हुए तो उसने कहा जी 1 मिनट, उन्हें छोटा सा नान दिया, छोटी सी प्याली दी, उसमें से तो शोरबा सा था वो, कि आप ये टेस्ट करके अंदर जाइए। हमने टेस्ट किया, वो बहुत ही मज़ेदार। तो हमने कहा कि भाई ये है क्या? कहने लगे जी ये ऊँट के पाए। ऊँट के पाए इतने शौक से खाते हैं, हम खाम खाई बदनाम है कि जी हम यहाँ पे सिरी पाए खाते हैं। पूरा सेंट्रल एशिया मतलब पाए का शौकीन है। और एक जगह मैंने देखा कि बड़ी स्मार्ट एक इगोर खातून है, मॉडल लग रही थी, इतनी स्मार्ट और ख़ूबसूरत। वो अपने स्कूटर से, इलेक्ट्रिक स्कूटर से उतरी है, और वहाँ पे जो स्टॉल है वहाँ पे इतना बड़ा गाय का सर है, तो उसकी कीमत पूछ रही है, और वो वहाँ से यहाँ से थोड़ा लेके उसको चखाता भी है। वो आपको देते हैं कि आप चख के देखें कि इसका जायका कैसा है। तो उसने चखा, उसको पसंद आया, उसने पूरा सर जो है वो पैक करा के अपने पीछे रखा और चली गई। ज़ाहिर खुद ही खाएगी। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे खुराक की। ज़बरदस्त। तारिक साहब, आप सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी गए, और मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंकियांग में बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ पे आपका एक तो इस्तकबाल उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किया। सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही मशहूर है, पाकिस्तान के अंदर भी सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है। सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक तो आपका विज़िट कैसा था, वहाँ पे पाकिस्तानी बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, वो कैसी रही? और इस पर डेफिनेटली आपने एक तफसीली बाब लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में भी आप थोड़ा सा बता दें कि सिंकियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो विज़िट था वो आपका कैसा रहा? ये दोनों जो थे ये बहुत ही मुझे मुतासर करने वाले दौरे थे। एक तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, और हमारे कई मेडिकल कॉलेजेस से बहुत बड़ी और इफ़ेक्टिव और मॉडर्न मैंने, और जो सफाई सुथराई है वहाँ, और दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी लड़के लड़कियाँ वहाँ पे मतलब एक तालीम हासिल करते हैं। और बिलाशुबा सब ने तौसीफ़ की वहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो सिस्टम है, जिस तरह लोग हैं आपस में, कोई, मैंने कहा कि कोई नस्ली आपको मसला, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई नस्ली मसला नहीं है, बल्कि 1-2 लड़कों को वो लड़कियाँ छेड़ रही थी कि तार साहब इनसे पूछिए, उन्होंने वहाँ पे मंगनी करवा ली थी, वो वहीं ठहरना चाहते थे, वो मतलब इश्क की बात है ना। तो जो मुझे सबसे यादगार चीज़ लगी कि मैंने देखा कि वो जितने भी लड़के लड़कियां थी दर्जनों के हिसाब से, तो सब बहुत ही बने ठहरे थे, बड़े बेहतरीन कपड़े उन्होंने पहने हुए, और ख़ास तौर पे मेरी बेगम के गिर्द हो गई ख़वातीन लड़कियां जो थी। तो वो कहने लगी जी हम एक अरसे से पाकिस्तान नहीं गई, और आप दोनों आए हैं, तो हमें लगा कि हमारे पेरेंट्स हमें मिलने आ गए।
और हमने पूरा एक हफ्ता हम प्लानिंग करते रहे कि हमने क्या कपड़े आपके इस्तकबाल के लिए पहनने। तो वो बच्चों की तरह ही थे, लेकिन उनके अंदर उदासी तो थी वतन से दूरी की। बाकी जो यूनिवर्सिटी थी उर्मची, मैं सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं गया। वहाँ पे बड़ा उन्होंने एक नियॉन साइन पे बोर्ड लगाया हुआ मुझे वेलकम करने के लिए। और हैरत मुझे ये हुई कि वहाँ पे बेशतर पाकिस्तानी लड़कियाँ थी। मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगी हम चाइनीज़ है। अच्छा, कोई लाहौर पैदा हुई, कोई ज़्यादातर हमारे नॉर्थ के। तो मालूम हुआ कि भाई उन्होंने एक सहूलत थी वहाँ पे कि अगर आप साबित करें कि किसी ज़माने में आपने हिजरत की है उधर से इधर, तो आपको पता नहीं नेशनैलिटी मिल जाती है, ये क्या होता है। और वो ये था कि आप जानते हैं कि एक ज़माने में ये सारा एक ही खित्ता था, सेंट्रल एशिया भी और वखान कॉरिडोर, ये सारा। तो यहाँ पे आबादी आती जाती रहती थी। चुनांचे वो बेशतर लड़कियाँ जो थी और वो खत्ताती सीख रही थी चाइनीज़ की, और बाकी तमाम उलूम सीख रही थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त। कन्फ्यूशियस इल्म और तदब्बुर और गौर व फिक्र की इब्तिदा है, और चीनी प्रोफेसर ने कहा कि कन्फ्यूशियस ही इसकी आखिर है। तो आपने लिखा है कि आपने एक चीनी दानिश्वर से पूछा कि क्या आप कन्फ्यूशियस को खुदा मानते हैं, तो उसने जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं, हम तो सिर्फ उसे दानिश का आगाज़ समझते हैं। तो तार साहब, कन्फ्यूशियस और चीनियों की उनसे मोहब्बत के वाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि एक मोटी सी किताब अक़वाले कन्फ्यूशियस वो पढ़ी थी। और वो अक़वाल जिस तरह भी कोई पढ़ा लिखा बुज़ुर्ग होता है उस नौइयत के हैं, हम उस तरह गहराई में तो नहीं जा सकते, लेकिन एक कॉन्टीन्यूटी है चाइनीज़ हिस्ट्री में कन्फ्यूशियस की। और उसको अब थोड़े बहुत हालात ज़िंदगी तो जानता हूँ मैं, उनकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ये है कि जो एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग होता है ना, जिसकी बातों पे सब अमल करते हैं, इस किस्म का किरदार चाइना में कन्फ्यूशियस का है। और उसके नाम के टेम्पल है, मंदिर है। चुनांचे ये जो थी, इसने मुझे बताया था जॉय कि फ़लाँ तारीख को मैंने अपनी पता नहीं भांजी है या भतीजी है, उसको लेके जाना है कन्फ्यूशियस के टेम्पल में। तो मैंने कहा कि आप उसको खुदा मानते हैं, तो इसलिए कहने की नहीं, बुजुर्ग, हम उसको एक बहुत बड़ा इल्म रखने वाला शख्स, जो हमसे बेहतर इल्म रखता था, तो हम अपने बच्चों को लेके जा